हेलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं स्पीडी सामान्य विज्ञान के बुक से भौतिक विज्ञान की क्लास को, जिसमें हमने प्रत्यास्था तक देख लिया था। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बर्नौली प्रमेय। तो बर्नौली प्रमेय के अनुसार जो है, जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ दाब जो है कम होता है। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है? तो बर्नौली प्रमेय जो है द्रव चालित दाब के बारे में बताता है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार गहरा जल जो है शांत बहता है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर आधारित है। आंधी आने पर टीन की छत या छप्पर उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर का वायु दाब नीचे की वायु दाब से कम हो जाता है। ठीक है। वायुयान के ऊपर उठने एवं फुहारा कार्य करता है किस सिद्धांत पर? तो बर्नौली के सिद्धांत पर। सेंट स्प्रे आधारित है बर्नौली सिद्धांत पर। बुनसेर बर्नर किस सिद्धांत पर आधारित करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर। द्रव के प्रवाह की दर को मापा जाता है। किससे मापा जाता है द्रव के प्रवाह को? तो वेंचुरी मीटर से। द्रव चालित ब्रेक हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक जिसे कहते हैं, ये जो है कार्य करता है किस सिद्धांत पर? तो पास्कल के सिद्धांत पर। आगे है हमारा सरल आवर्त गति। तो किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को जो है क्या कहते हैं? तो दोलन गति कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता है तो आवर्तकाल कहलाता है। इसका जो मात्रक है सेकेंड होता है। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकेंड में जितना कंपन करता है उसे क्या कहते हैं? तो आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक जो है हर्ट्ज होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो तो नहीं बदलती है। ठीक है। सेकेंडरी लोलक का जो आवर्तकाल होता है कितने सेकेंड का होता है? तो सेकेंडरी है तो 2 सेकेंड। आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। तो किस पर नहीं निर्भर करता है? तो द्रव्यमान पर नहीं निर्भर करता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला जो बल है उसको कहते हैं प्रत्यानयन बल। ठीक है। झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति अगर बैठ जाए तो आवर्तकाल जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। लोलक का आवर्तकाल जो है निर्भर करता है लोलक की लंबाई पर। लोलक की लंबाई जो है बढ़ने पर आवर्तकाल भी बढ़ जाती है। कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल जो है वो घट जाएगा। किसी पेंडुलम की लंबाई दुगुनी करने पर उसका आवर्तकाल जो है √2 गुना बढ़ जाएगी। जब लोलक की लंबाई तो चौगुनी की जाती है तो उसका जो आवर्तकाल है कितना हो जाएगा? तो 2 गुनी हो जाएगा। ठीक है। किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का जो आवर्तकाल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती। क्यों? क्योंकि लोलक की लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारे अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ है। कौन से तरंग हैं? तो अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य जो है ये यांत्रिक तरंगे हैं।
जल तरंगे होती है। जल तरंगे जो है वो कैसी तरंगे होती है? तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। दो उत्तरोत्तर सिंह तथा दो उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? तो तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक जो है मीटर या एंगस्ट्रम होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि। ध्वनि का अध्ययन कहलाता है, ध्वनि का जो अध्ययन है कहलाता है तो एकॉस्टिक कहलाता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें? तो ठोस में होता है। ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है किसमें? तो गैस में जो है न्यूनतम होती है। और ध्वनि जो है गमन नहीं कर सकता है किसमें? तो निर्वात में नहीं कर सकता है। विभिन्न माध्यमों में जो है ध्वनि की चाल का क्रम तो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो सबसे अधिक जो है एल्युमिनियम में होता है, 6120 मीटर पर सेकेंड होता है। किस गैस में ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक होती है? तो हाइड्रोजन गैस में सबसे अधिक होती है, 1284 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। हवा में जो है ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो जल में जो है 1483 मीटर पर सेकेंड होता है। लोहा या स्टील में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे? तो ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को जो है ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। पास आती हुई रेलगाड़ी को सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है किस प्रभाव के कारण? तो डॉपलर प्रभाव के कारण। डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में। किसी माध्यम में वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल का अनुपात जो है कहलाता है तो मैक संख्या कहलाता है। पराध्वनिक चाल सुपरसोनिक स्पीड की मैक संख्या होती है 1 से अधिक होती है। अति पराध्वनिक चाल हाइपरसोनिक स्पीड की मैक संख्या जो है 5 से अधिक होती है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है किसका? तो ऑडियोमीटर का। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कहलाता है तो हाइड्रोफोन कहलाता है। ताप बढ़ने से जो है ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। ठीक है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर जो है ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाती है? तो 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ता है। शुष्क वायु की अपेक्षा जो है नमी युक्त आर्द्र जो वायु में ध्वनि की चाल जो है वो अधिक होती है। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है तो ध्वनि का जो तारत्व है किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है। क्यों? क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारत्व जो है वो अधिक होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO के अनुसार मानव के लिए जो है सबसे उपयुक्त
ध्वनि तीव्रता होती है, कितनी होती है? तो 45 डेसिबल होती है। साधारण बातचीत की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? तो 30 से 40 डेसिबल होती है। और जोर से बातचीत की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? तो 50 से 60 डेसिबल होती है। ध्वनि तीव्रता की वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, कितना डेसिबल? तो 95 डेसिबल। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, तो 17 मीटर होती है। प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। कान पर जो है ध्वनि का प्रभाव रहता है कितने सेकंड तक? तो 1/10 सेकंड तक, ठीक है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन पर। हृदय की धड़कन सुनते हैं किससे? तो स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? तो रेते लेनेक ने, जो कि फ्रांस के थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि तरंगे होती है, कैसी तरंगे होती है? तो ये जो है अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे गमन करती है कैसे? तो लंबवत। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कहलाती है अवश्रव्य तरंगे। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कहलाती है तो श्रव्य तरंगे कहलाती है। 20 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कहलाती है तो पराश्रव्य तरंगे कहलाती है। सोनार तकनीक में उपयोग होता है किसका? तो पराश्रव्य तरंगों का। पराश्रव्य तरंगों को कौन सुन सकता है? तो सुन सकता है कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन, मछली इत्यादि। हमारा कान सुन सकता है किस तरंगों को? तो श्रव्य तरंगों को। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना जो है घटित नहीं हो सकती है? तो ध्रुवन जो है घटित नहीं हो सकती है ध्वनि तरंगों में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाती है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा जो है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो मैक्सवेल के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे बनी होती है किसकी? तो फोटोन की बनी होती है। एक्स किरणें, गामा किरणें, अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण होती है। ये सब जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ठीक है। एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो WC रोंटगन ने की थी। चिकित्सा क्षेत्र में तथा CT स्कैन में उपयोग किया जाता है किस तरह का? तो एक्स किरण का। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने में किन किरणों का प्रयोग होता है? तो एक्स किरण का प्रयोग होता है। एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य मापने वाला उपकरण है तो ये है ब्रेग स्पेक्ट्रोमापी। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगे होती हैं अवरक्त तरंगे। टीवी के रिमोट में प्रयुक्त होता है कौन सा तरंगे? तो अवरक्त तरंगे, जिसको इंफ्रारेड भी बोलते हैं। अवरक्त विकिरण की जो खोज है किसने की थी? तो विलियम हर्शेल ने। जल शोधन में कीटाणु को नष्ट करने में उपयोग होता है किस तरह का किरण का? तो पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी? तो जोहान रिटर ने की थी। सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न हुई
उच्च ऊर्जा विकिरण कहलाता है? तो ये जो है कॉस्मिक किरणें कहलाता है। कॉस्मिक किरणें होती है आवेशित कण। दृश्य किरणों की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? तो मार्कोनी ने की थी। दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होती है? तो ये जो है आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। प्रकाश तरंगे तथा रेडियो तरंगे होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है। सेल्यूलर फोनो रेडियो टीवी में सूचना प्रसारण में उपयोग होता है किस तरंग का? तो रेडियो तरंग का। रडार शत्रु के वायुयानों का पता लगाने के लिए प्रयोग होता है तो रेडियो तरंग का। MRI मशीन में जो है किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। हृदय के कंपन से कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो अपश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। कीड़ों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है कौन सी तरंग? तो अल्ट्रासोनिक तरंग। प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों की लंबाई का मात्रक जो है होता है एंगस्ट्रम होता है। नेक्स्ट है हमारा ऊष्मा, इसे हम अगले क्लास में देखते हैं।